जहां एक और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, हिल चुका है। पाकिस्तान इतना कंगाल हो चुका है कि उसे कोई भी कर्ज का झुंझुना पकड़ा दे वो पूंछ हिलाकर स्वीकार कर लेता है। वहीं दूसरी ओर चीन उसकी टूटी रीढ़ पर अपनी चालाकी का बोझ डाल रहा है। जी हां, पाकिस्तान की बर्बादी पर चीन अपना खजाना खोल रहा है। बीजिंग जून के आखिर तक पाकिस्तान को 3.7 अरब डॉलर का लोन भी देने वाला है, वो भी चीनी करेंसी युआन में। पाकिस्तान अब इतना कंगाल हो चुका है कि उसे कर्ज की कोई भी रोटी फेंक दे तो वो दुम हिलाता हुआ खड़ा हो जाता है और चीन इसका जमकर फायदा उठा रहा है। चीन को इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला यह कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा और दूसरा ये कि पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में कसकर उसे अपना गुलाम बना लेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और चीन दोनों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की बदहाली के साथ चीन के हथियारों की भी पोल खुल गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। भारत का दम अब पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषक जॉन स्पेंसर ने हाल ही में कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और इस प्रोसेस में चीन के हथियारों की कमजोरी भी पूरी दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तान चीनी हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर था और इसी कमजोरी की वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में धमाकेदार जीत हासिल की। और इस सनसनीखेज खुलासे के पर आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब हमेशा के लिए चीन का गुलाम बन चुका है, या यूं कहें चीन ने पाकिस्तान को गिरवी रख लिया है अपने पास? पाकिस्तान को कर्ज देने के पीछे चीन की क्या मंशा है? चाल तो है, ये हम सबको पता है, लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी क्या है? और क्या पाकिस्तान को पूरी तरह अपाहिज करना चाहता है चीन? बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अभय कार्की, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। चीन की स्ट्रैटेजी क्या है सर? अब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हमने देख ली, पाकिस्तान की पोल पट्टी भी खुल गई, चीनी हथियारों की पोल पट्टी भी खुल गई, लेकिन चीन अब बहुत बड़ी मात्रा में पैसा पंप करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, जय हिंद सर। धन्यवाद। सवाल यह है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक प्रॉक्सी के द्वारा चीन को लग रहा था कि जो उसके हथियार पाकिस्तान के पास है उसका जिस तरह से प्रदर्शन होगा उससे चीन का पूरे विश्व भर में बोलबाला होगा, वो तो क्या हुआ, चीन की बेइज्जती हो गई। चीन के टॉप नॉच हथियार उन्होंने दिए, चाहे वो एयर डिफेंस वेपन से, मिसाइल से, उन सबको हमने अपने तरीके से उनको ध्वस्त करने की कोशिश की। अब अपने हथियार जो थे उनमें काफी कुछ आत्मनिर्भर और अपने इंडिजिनियस की मैन्युफैक्चर थे कि वो डीआरडीओ के द्वारा और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा उनका जो इस्तेमाल हुआ और जिस प्रकार से टर्की के ड्रोन हुए, चीन के मिसाइल हुए, उन सबको ध्वस्त करना, और उसके बाद अपने ब्रह्मोस के द्वारा जिस प्रकार से वो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया, उनके जो 11 के 11 एयर बेसेस तबाह हुए और उनका एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन नष्ट हुआ, वो उसको रोक ना पाया। इससे आज चीन को जिस प्रकार से पूरे विश्व में चीन की नाक कटी और पाकिस्तान ने अपनी हौसला अफजाई के लिए और अपने दोस्त चीन को बुरा न दिखने के लिए उसने अपने ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बना कर दिया। और अब जब अजरबैजान में आप देख रहे हैं किस प्रकार से गिरा रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने शबाब कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला ना करता तो 4:30 बजे सवेरे
पाकिस्तान ने ही सोचा था हमला करना, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से रावलपिंडी और एक इलाकों में उनको जो नुकसान पहुंचाया और उनके जो एयरफील्ड जो उनको ध्वस्त किया, उसके कारण पाकिस्तान ने घुटने टेके और फिर उनके ही चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा उन्हें कि क्या सीज फायर के लिए बातचीत हो जाए। तो ये समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई है। ऐसे इसमें चीन को लगता है कि पाकिस्तान जो है इस तरीके से एक मतलब एक खुद का तो अपना आइडेंटिटी नहीं है, और ट्रिपल ए मतलब दोबारा पाकिस्तान भी और अमेरिका की ओर, क्योंकि चीन को भी मालूम है कि ये जो इसकी स्थिति है पाकिस्तान की, कहीं ऐसे ना हो धीरे धीरे करके उधर जाए और अमेरिका भी कितना भी कहे पूरे युद्ध में साफ शामिल हो गया। 90 घंटे का ही ये कॉन्फ्लिक्ट था, उसी में पता चल गया अमेरिका कहाँ है, क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है और कैसे सोचता है। तो उसने देखा कहीं जो पाकिस्तान है उससे शिफ्ट ना कर जाए। पाकिस्तान तो चाहता है कि चीन के साथ अगर उससे रहना है तो मुश्किल होगा, क्योंकि कहने के लिए तो ठीक है कि हमारी और चीन की जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है और शहद से मीठी है, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बेइज्जती दिलाई और पाकिस्तान में ही चीन का इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान में, ग्वादर में और पूरा सीपीसी को लेकर के, अगर ये सब इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए चीन को लगता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, विश्व भर में चाहे वो टर्की के पास जाए, अजरबैजान जाए, कहीं पर भी जाए और आईएमएफ के लोन के लिए वो अमेरिका के पास पहुंच जाता है। अमेरिका ने ही 10 तारीख को ही उनको लोन दिया $1.2 अरब का। तो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने आप को पैसे लेने की, एंड दैट वाज द 24th बेल आउट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम आईएमएफ। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है चीन को जरूर बहुत बड़ा खतरा लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इधर उधर ना हो जाए, और किसी भी तरीके से चीन ने पाकिस्तान को अपने इससे लगता है, क्योंकि चीन का फायदा उसमें है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है भारत के बरखिलाफ, और उतना ही नहीं, वो धीरे धीरे करके बांग्लादेश को भी इस्तेमाल करेगा भारत के बरखिलाफ, यानी कि लीस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। और इस हालात में चीन का जो नजरिया है वो पाकिस्तान के लिए अलग है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल ही करता रहेगा। पाकिस्तान ने अपना जो अस्तित्व है वो खो सर दिया। पाकिस्तान के साथ भी खेल हो रहा है, और ये बात चीन को पता है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान को पता ही नहीं पता, या पाकिस्तान को भी पता है, क्योंकि बलूचिस्तान से डायरेक्ट बातचीत करने की तैयारी कर रहा है चीन। अब चीन को लगता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं रह गया, या फिर बलूचिस्तान का जो मैटर है वो चीन से पाकिस्तान से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो खेल तो वहां पे भी शुरू हो गया है, और बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद मुल्क घोषित भी कर दिया है। लेकिन जो ये बात है कि भाई चाइना फंड क्यों कर रहा है, इसके पीछे चाइना की मंशा क्या है। मैं अमजद मिर्जा का एक रिएक्शन चाहूंगा कि पाकिस्तान में और पीओजेके में क्या खबर चल रही है इसे लेकर। मिर्जा साहब देखिए, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में तो इस वक्त एजिटेशन हो रही है, और हमारे जो वहाँ पे मसाइल हैं उनके हवाले से बड़ी इस वक्त टेंशन चल रही है। हमारे लोगों के घरों पे गिलगित बल्तिस्तान में छापे मारे जा रहे हैं, कई लोगों को अरेस्ट किया, लीडर्स को। तो इस वक्त तो वहाँ ये चल रहा है। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि लोग हंस रहे थे पाकिस्तान पे और चाइना पे कि भाई ये पाकिस्तान ने तो, ये क्लियरली हम समझते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की और इंडिया की नहीं थी, ये चाइना और इंडिया की एक तरह से युद्ध था, क्योंकि चाइना ही लड़ रहा था पाकिस्तान के बिहाफ पे, अपना असला दे के, अपने रडार सिस्टम दे के, अपने जो भी है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे के, और वो बुरी तरह से फेल हो गए। तो लोग वहाँ मजाक करते कहते चाइना का माल होता ही 2 नंबर है। तो इस तरह की बातें वहाँ पे चल रही हैं, और इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव जो रोल रहा है इस पूरे अरसे में, सिंदूर ऑपरेशन के दौर में, उसने कॉन्फिडेंस पैदा किया है गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके के लोगों में कि हाँ, इंडिया अगर चाहेगा, जब चाहेगा, वो पीओजेके को आज़ाद करवा सकता है और गिलगित बल्तिस्तान को भी आज़ाद करवा सकता है। और पाकिस्तान में लगे हुए चाइना का असलहा या डिफेंस सिस्टम्स वो कागजी शेर हैं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और आईएमएफ के लोन का हमने नाम चेंज कर दिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने उसका नाम रख दिया है इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड। जी
ये आपने पता नहीं एक ये नाम जो रखा है आपने कि मुजाहिदीनों को फंड करने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का, ये हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका को रास नहीं आए और आपके संगठन के ऊपर कोई सैंक्शन वैंक्शन ना लग जाए, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन एक जो पेज है, हम डरते जी हैं, क्या सावधान लगेगा भाई, क्या लगेगा? हमने तो थंबनेल बनाया, आज शाम हम 8 बजे लाइव कर रहे हैं। वी कैनॉट टेक चांसेस, इनको नंगा करना पड़ेगा। इन्होंने क्यों दिया लोन? IMF का पाकिस्तान को दिया गया हर लोन बदनीयती पर, डिसऑनेस्टी पर मबनी था, इसलिए कि वो किसी पब्लिक फोरम से अप्रूव नहीं हुआ। यानी कि इन्होंने फौज की, मार्शल लॉ के जो लोग थे, जनरल्स थे, जिन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की, चाहे वो ज़िया-उल हक था, चाहे मुशर्रफ था, चाहे अयूब खान था, उनको, डिक्टेटर्स को इन्होंने लोन्स दिए। डिक्टेटर को आप कैसे लोन दे सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, और आखिरी बात, फिर आप जारी रखिए, वो ये है कि जब इन्होंने कर्जा दिया तो वो रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कि इन्होंने किस बेसिस पे इतने बड़े बड़े लोन पाकिस्तान को दिए, जब पाकिस्तान वो वापस ही नहीं कर सकता और उनको पता है। तो ये डिसऑनेस्टी है। इसका मतलब ये है कि दीज लोन्स वर फॉर सम अदर पर्पस, और वो पर्पस हम आज बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, ये मुजाहिदीन को फंड करने में IMF का हाथ है। जी ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन एक चीज मेरे समझ नहीं आ रही, माथुर सर के पास जा रहा हूं। भाई चीन भी पैसे दे रहा है, अमेरिका भी IMF से फंड रिलीज करवा रहा है। अगर चीन का हाथ था तो फिर अमेरिका क्यों छटपटाया? आप समझ रहे हैं माथुर सर, मैं आपको किसी और के सवाल पर लाना चाह रहा हूं। अगर चीन को कॉर्नर करना है तो फिर अमेरिका क्यों छटपटाया? फजीयत चीन की होती, चीनी हथियारों की होती, चीनी फंड डूबता, तो फायदा तो अमेरिका को होता। तो अमेरिका को बीच में आना पड़ा, नहीं आना पड़ा, वो तो पता नहीं, पर्दे के पीछे की बात है। हालांकि भारत की सरकार ने और हमारी सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के DGMO ने कॉल किया था। मैं अपनी सेना पर विश्वास करता हूं, भारत की सरकार पर विश्वास करता हूं, अपने देश पर विश्वास करता हूं, तो मैं तो इधर जाऊंगा। लेकिन अमेरिका के प्राण पखेरु क्यों उड़ने लगे अगर नुकसान चीन का हो रहा था? और अगर अमेरिका का इंटरेस्ट है तो फिर चीन का लाडला पाकिस्तान कैसे हो सकता है? ये मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं सर, इसमें खेल क्या चल रहा है? विवेक मैं बहुत आसान साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, चीन चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना, प्रॉक्सी, जैसे कि हमास है ईरान का प्रॉक्सी, हूथी है ईरान का प्रॉक्सी, हिजबुल्लाह है ईरान का प्रॉक्सी, वैसे पाकिस्तान बन जाए चीन का प्रॉक्सी, जो लगभग बन चुका है। पहली बात, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन जो, ये पाकिस्तान जो है पूरी तरह चीन के लैप में जाकर के बैठ जाए। तो ये वजह है। अब मैं आपको एक और बात बताने की कोशिश करता हूं। अब मेरे पास कोई इसको सिद्ध करने के लिए कोई मेरे पास जरिया नहीं है, ये मेरा अपना सोच था कि जो पाकिस्तान के पास जो पाव किलो, 2 किलो, 1.5 किलो के रखे हुए हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान के नहीं है। ये अमेरिकन आर्सेनल है जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रखा हो। दूसरी बात, अमेरिका का जो लोग वहां पर उनका इंटरेस्ट है वो जैकब आबाद, ये अमेरिका ने उस समय किया था जब वो अमेरिका उस जमाने के सोवियत यूनियन और आज के रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान की मदद से उसने अफगानिस्तान में पूरा वहां पर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। ये तमाम चीजें, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका का इंटरेस्ट है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि वो पैसा वो उनको दिला करके उनके अपनी तरफ अपने पाले में रखे। तीसरी बात, ये पैसा कहां जा रहा है? अब आप देखो विवेक, जब से इनको ये पैसा मिला है तब से कितनी लोक कल्याणकारी इन्होंने चीजें डिक्लेयर कर दी, एक भी नहीं। कितना इन्होंने कह दिया कि हम ये पैसा एजुकेशन सेक्टर में लगाएंगे, ये पैसा इसमें लगाएंगे, ये पैसा वो करने में लगाएंगे, ये इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाएंगे। उसने सिर्फ और सिर्फ पिछले 7-8-10 दिन में एक बात करी है। चाइना से बोला 1 हथियार और दे दो, तुर्की से बोलता है मुझे ड्रोन दे दो, ईरान से बोलता है मुझे ड्रोन दे दो। वो इनके जो हरकत, ये जो हुजी वाले हैं या ये JEM वाले हैं, उनको कहता है कि हम तुम्हारे को 1 करोड़ रुपए, उनको 14 करोड़ रुपए दे दिए, और उसके बाद वो कहता है कि हम मरकज़े सुभान अल्लाह को दोबारा बनवाएंगे। और तमाम पैसा, जितनी भी बातें करी हैं इन दोनों ने,
ये शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना असीम मुनीर साहब, तो तमाम बातें इसकी हुई हैं कि हम कैसे या तो आतंकवादियों के संगठन को दोबारा बनवाएंगे या फिर हम कैसे और हथियार खरीदेंगे। और कोई तीसरी चीज इन्होंने नहीं बोली है। क्या ये नजर नहीं आ रहा किसी को? इसलिए नहीं देखना चाह रहे कि हथियार वो कहां से आ रहा है। आधा चाइना से आएगा, आधा अमेरिका से आएगा। जो पैसा अमेरिका उनको अभी मिला है वो घूम के वापस उन्हीं के पास चला जाएगा। ये जो अमेरिका की मिलिट्री जो इंडस्ट्रियल बेस है, वो उनका कहीं ना कहीं इसमें हाथ मेरे को नजर आता है। तो ये पैसा अमेरिका को भी पता है कि घूम घाम के हमारे पास ही आना है। उनको ये भी पता है कि मेरे जो एसेट्स पाकिस्तान में हैं, अनलेस पाकिस्तान मेरी तरफ नहीं होगा या मैं पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलूंगा, तो वो एसेट्स एंडेंजर हो जाएंगे। इसलिए वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चाइना चाहता है कि अब पाकिस्तान जो है वो उसका वो प्रॉक्सी बन जाए, ताकि वो भारत को इस तरफ से दबा सके। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, विवेक, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अभी से नहीं है, सालों से कर रही है कोशिश। चाहे वो जिबूती हो, चाहे वो हम्बन टोटा हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो। चाइना सिर्फ और सिर्फ भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। ये बात हमको देखने की आवश्यकता है। अब इस सिंदूर का परिणाम, चाहे वो मैन बिहाइंड द मशीन की वजह से हुआ हो या मशीन की कमजोरी की वजह से हुआ हो, आज की तारीख में चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज वेपन सिस्टम्स, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स सारे एक्सपोज हो चुके हैं। ये और इसको एक्सपोज करने में पाकिस्तान, लेकिन सर एक थ्योरी है सर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो वाली थ्योरी यहां पलट जा रही है। नहीं आ रही। आप देखें किस प्रकार का ट्रीटमेंट, आप देखें विवेक, आप देखें कि ईरान ने क्या बोला है पाकिस्तान को, ड्रोन देने से मना कर दिया। जब उन्होंने बात करने की कोशिश की कश्मीर को, उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया। उनका जो वो निकला है, जो भी जॉइंट स्टेटमेंट या जो भी है, उसमें कहीं कश्मीर का नाम नहीं है। बहुत कोशिश उन्होंने करके देख ली। फिर उन्होंने कहा कि तुम टेररिज्म की बात करो। नहीं, लेकिन चाइना और अमेरिका दोनों अपील कर रहे हैं सर। सवाल इस बात को लेकर है, दोनों के इंटरेस्ट है, दोनों की इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। चाइना और मैं तो ये कह रहा हूं कि अमेरिका का जो न्यूक्लियर इंटरेस्ट भी वहां पर है, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पर है। अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से चाइना और इंडिया दोनों को काउंटर कर सके। इसीलिए वो बांग्लादेश में प्रेजेंस बना रहा है, इसीलिए उसको सेंट मार्टिन चाहिए, इसीलिए उसको कॉरिडोर चाहिए रखिन प्रोविंस में, म्यांमार में, इसीलिए उसको हो सकता है ये पहलू हो सर, लेकिन कुछ और है जो उलझा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से उलझा हुआ है, जो अभी सामने नहीं है, पर्दे के पीछे है। ओपी तिवारी सर के पास जा रहा हूं, उनका टेक जानता हूं, वो क्या कहते हैं। सर, दो मुल्कों का लाडला एक साथ पाकिस्तान कैसे हो सकता है? चाइना और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन अपने लाडले के लिए दोनों ने तिजोरी खोल दी है, खजाना खोल दिया। एक IMF से दिलवा रहा है, एक डायरेक्ट देने के लिए तैयार है, कहता है लो उड़ाओ पैसे जितने उड़ाने आतंकियों के पीछे, लो खरीदो हथियार जितने खरीदने, लो करो हमला भारत के ऊपर जितना हमला कर सकते हो, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो दो मुल्कों का लाडला, मतलब इसे ऐसे कह सकते। एक फिल्म आई थी बहुत पहले बॉलीवुड में, जिसमें एक छोटा बच्चा हीरो को देखकर कहता है, डुप्लीकेट हीरो को देख के, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। तो वो पाकिस्तान वाली स्थिति मुझे नजर आती। कमाल है, मतलब वो डायलॉग भी फिट बैठता नजर आता पाकिस्तान के ऊपर। देखिए विवेक, मैं पहले अमेरिका का कंपल्सन बताऊं। अमेरिका की क्या मजबूरी है। पहले अमेरिका ने चाइना के रशिया के खिलाफ पाकिस्तान को काफी आर्मामेंट्स बॉम्ब्स दी। उसके बाद देखिए अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स कहाँ रखे हैं, टर्की में और पाकिस्तान में। ये देखिए, कोई कहा गया है, ऐसी अफवाह फैलाई गई कि एक साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, खान साहब, वहां से पेपर चुरा के लेके आ गए, उन्होंने एटम बम बना दिया, इस्लामिक बम बना दिया। अरे ईरान 20 साल से लगा हुआ है, हिंदुस्तान कितने साल से लगा हुआ था, नेहरू के टाइम से, तब जाके बम बना था। और 98 के जब पहला हमारा टेस्ट हुआ, सेकंड जो टेस्ट हुआ, मल्टीपल टेस्ट जो हुआ था, उसके बाद कुछ दिनों में बना दिया। तो ये तो एक हवा क्रिएट किया गया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि ताकि भाई पाकिस्तान ने अपना बनाया, अमेरिका ने कुछ नहीं रखा है। अब अमेरिका ने जो आर्सेनल रखे हैं, ये प्रूव हो गया कि कहे सही पॉइंट पर कहां रखे गए थे। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के वॉर के एक दिन पहले तक वहां के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये स्ट्राइक हुई है, पता चला कि उनको क्या होने वाला है, तभी जाके, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मिर्ची लगी अमेरिका को। उसके अलावा बता रहा हूं, एक दिन परवेज मुशर्रफ का एक दिन वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिका के सारे गंदे काम तो पाकिस्तान के माध्यम से हुए हैं।
सारे डॉलर्स इसी के आते हैं। तो अब पाकिस्तान हैज गॉट लॉट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे इकट्ठे हैं जिससे वो पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है और कर रहा है। इसकी मजबूरी बस पूरा ब्लैकमेल कर रहा है। पिछले 25 और 30 साल से जो पाकिस्तान ने सारे अमेरिका के गंदे काम थे सब कुछ किए हैं। नहीं तो उस देश को देखो जिस देश पर अटैक किसी आतंकवादी ने कराया था उसको पाकिस्तान ने छिपा कर रखा था। फिर भी अमेरिका की दिल, अमेरिका का प्यार पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए जलता है। तो अमेरिका की ये मजबूरी बहुत तगड़ी है। जिस गंदे काम के लिए पाकिस्तान को यूज किया वो उसका ब्लैकमेल कर रहा है और करता रहेगा और इनको ये पैसे देते रहेंगे। ये दूसरी बात चाइना की तरफ आ रहा हूं। चाइना का देखिए, चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन चाइना तो भाई नेवी स्ट्रांग है। आर्मी का तो उसने देख लिया कि उसके चॉकलेट खाने वाले आर्मी के जवान है जो इंडियन आर्मी के सामने कुछ नहीं टिक सके। अब जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, अगर 1962 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम एयरफोर्स यूज करेंगे तो 1962 वॉर का रिजल्ट कुछ अलग होता। तो चाइना कोशिश करता है घेरने की चारों तरफ से, करेगा कि म्यांमार भी आ जाऊं, यहां भी आ जाऊं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर ही कर सकता है। नेवी जरूर हमसे मजबूत है, लेकिन कैन ही डिप्लॉय एंटायर नेवी फॉर इंडिया के अराउंड लड़ने के लिए? नहीं कर सकता। इंडिया के पास इतनी नेवी काफी है कि जो पोर्शन चाइना की नेवी आएगी या पाकिस्तान की नेवी आएगी उसको आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड सारे सी लेवल पर हैं, तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 100% है। एयरपोर्ट हो जाए, बॉर्डर भी पास है, बॉम्ब गिरा के और करके वापस आ जाएंगे, नहीं भी क्रॉस करेंगे तो। लेकिन चाइना के जो एयरफील्ड तिब्बत में है वो 10,000 फीट से ऊपर हैं, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 30% हो सकती है। यहां तक इसमें कोई मतलब कोई तुलना नहीं है। इंडियन एयरफोर्स विल डोमिनेट थ्रू आउट। अब मिसाइल का सवाल है, अब जैसे माथुर साहब बता रहे थे भारत की मिसाइल तो उन्होंने देख ली और चीन ने जो पाकिस्तान को दे रखा, अगर चीन ने अगर सही दे रखा था, अगर अच्छी अपनी डिफाइन दिया और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी कुछ अलग भी होती है, और गलत वाला दिया होगा तो भाई चाइना उतना परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर सही वाला देख के और सारे फेल हुए हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज है चाइना के लिए। प्लस मेनली थिंग एक बड़ी अच्छी पब्लिसिटी हो गई है चाइना इक्विपमेंट के लिए। अभी खरीदने वाले कौन थे उनके? सूडान थोड़ा सा खरीदता था, पाकिस्तान खरीदता था, बांग्लादेश खरीदेगा। अब तो मेरे ख्याल से तो सूडान तो बंदी हो गया, अजरबैजान भी लेगा ही नहीं। तो इतनी अच्छी पब्लिसिटी इनकी हो गई है कि कोई तुलना ही नहीं है। तो पाकिस्तान की पर अब दूसरी बात, जो आईएमएफ का पैसा है, आईएमएफ पैसा जाएगा कहां? इसको मालूम है J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, पैसा वहां ले रहा हो। तो J-35 को पाकिस्तान की क्या जरूरत है? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब जो डेवलप कर रहा चीन, उसको तो पैसा आईएमएफ ग्रांट का मिल गया। और अपने जो पैसे हैं युआन, अपने जो करेंसी है उससे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा बढ़ाने के लिए। अब देखिए, एक मैं बहुत पहले भी आपसे भी मैंने एक बार कहा था कि जिस तरीके से बलूचिस्तान का स्टेज चल रहा था, बलूचिस्तान चाइना से डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, बिकॉज ये पाकिस्तान आर्मी के बस का है ही नहीं। पाकिस्तान की आर्मी का बस है ही नहीं। उनके लोग, उनके 20,000 चाइनीज सोल्जर्स लगे हुए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेव करने के लिए। तो ये उनको इन्वॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान स्ट्रांग हो रही है। बिकॉज इनकी आर्मी की जो लोअर एचेलॉन है इज डोमिनेटेड बाय बलूचिस्तान पीपुल। और वो जवान एक बार खड़े हो जाएंगे तो बुनिट जैसे 10 गधेयों को एक साथ काट दिया जाएगा। समय दूर नहीं है, समय दूर नहीं है जब जिस तरीके से भाई इंडियन नेवी का जो 1857 में 1947 में जो हुआ था उसी तरीके दोहराया जाएगा। बिकॉज ये गुलामी कब तक देखेंगे? ये गुलामी तो पाकिस्तान की आवाम की गुलामी पाकिस्तान की कैंटोनमेंट की है, और पाकिस्तान कैंटोनमेंट गुलामी कर रहा चाइना की। ये तो मैं लोगों तो इतने दूर तो जाएंगे नहीं, बट अवाम अपने साहब बैठे हुए हैं जेएंडके से, उनको समझ में आएगा, जवान को समझ में आ रहा होगा कि ये तो अपना परिवार भेज दिया है, सारा पैसा ट्रांसफर कर रहा है। आईएमएफ के कुछ फंड्स तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, कुछ तो ट्रंप के पास ही होंगे, इसलिए ट्रंप ने दिलाया है। तो ट्रंप अपने ब्लैकमेल से डर रहे हैं, चाइना अपनी जो पब्लिसिटी हो गई है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर रहे हैं। और क्रिप्टो आई डिडंट टच था, ओके। और शहबाज शरीफ के बेटे उसको लीड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट तो बगैर इंटरेस्ट के कुछ कोई बात आगे बढ़ती ही नहीं है। अब दूसरी बात देखिए कि तिवारी सर, हाँ देखिए एक चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट बने, उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से तो कोई चेंज नहीं होता। अपने यूक्रेन वॉर में भी देखिए, क्या ट्रंप साहब ने हल्ला मचाया? वो सर CIA की स्ट्रैटेजी है सर। वो जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे भी वही रही होगी और डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी वही रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे भारत दोस्त है, भारत दोस्त है, भारत दोस्त है। अब अमेरिका के लाडले को हमने ठोक दिया। अब उसके लाडले को ठोका, पीटा, जमकर ठुकाई की, तो अब्बू जान को बुरा लग गया। तो उसके बाद अब अब्बू जान थोड़े नाराज दिख रहे हैं। तो उनको पता नहीं है नया भारत है भाई, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
अमेरिका अपने उपयोग का 80% सामान आयात करता है। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ हथियार बनाता है और कुछ एक टेक्नोलॉजी बनाता है, बाकी वो सोशल मीडिया में वो यूट्यूब, गूगल और फेसबुक और इन सब चीज़ों के काम को आगे बढ़ाता है। जीवन जीने के लिए जो आधारभूत संरचना और चीज़ें चाहिए वो 80% इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कंट्री है और अमेरिका के ऊपर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज है। उसकी इकोनॉमी का 125% कर्ज है अमेरिका के ऊपर। तो सर, ये अमेरिका देखने में भले ही आज की तारीख में टाइटैनिक लग रहा है, लेकिन 40 के दशक में, 50 के दशक में, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, फिर हम बैठकर इस पर बातचीत करेंगे, अमेरिका इसी टाइटैनिक की तरह डूबेगा जैसे टाइटैनिक डूबा था। वो टाइटैनिक का बहुत बड़ा जहाज है जिसमें सुराग हो चुका है। अमजद मिर्जा कुछ कह रहे हो, उसके बाद में कुलकर्णी सर और माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये एक तो बात आपकी अभी जो आपने बात की उसके हवाले से कि हम ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज द ग्रेव डिगर ऑफ अमेरिका, तो ये उसकी कबर अमेरिका की खोदने आया है। मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करें और एक्सपर्ट्स को बुलाएं, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स को बुलाएं जिसमें ये समझाएं हमारे दर्शकों को कि क्रिप्टो करेंसी का सेंटर क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, और इसके हवाले से इसके थ्रू कैसे ये करप्शन होगी और कैसे ये सारा सिलसिला चलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के क्या इंटरेस्ट है। एक तो ये इंटरेस्ट है कि उनके 60% शेयर है उस कंपनी में जो यहाँ आ रही है क्रिप्टो को करने के लिए, लेकिन क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का इस क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि मैं खुद भी इसको पूरी तरह से अभी तक ग्रास्प नहीं कर सका। मैं बताता हूं सर, 2 लाइन में मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको और दर्शकों को समझ आ जाए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, तो हम सभी जानते हैं। डिजिटल करेंसी में लेन देन करना बहुत आसान होता है और ब्लैक मार्केट में खरीदारी करना बहुत आसान होता है। आज की दुनिया में टॉप टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, हैकर्स और जितने भी इंटरनेट की दुनिया में ब्लैक में काम करने वाले लोग हैं, सब क्रिप्टो में पैसा लेना पसंद करते हैं सर। तो क्रिप्टो की दुनिया ही एक तरह से ऐसी है, बहुत देशों ने इसको लीगलाइज किया है। हमारे देश में भी क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगा के इसे लीगलाइज किया गया, क्योंकि इसको रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था जिस तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा था। लेकिन टॉप जो ऑर्गेनाइजेशंस है टेररिज्म इंडस्ट्रीज और इन सब चीजों से जुड़े हुए, हवाला ऑपरेटर से जुड़े हुए, ये क्रिप्टो में बेसिकली काम करते हैं क्योंकि इनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, इनको पकड़ना मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह की करेंसी का बिजनेस अगर पाकिस्तान से चलेगा तो उसको ट्रेस और ट्रैक करना और उसको टर्न डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को चुना जा रहा है एक एपी सेंटर के तौर पर। ये जहां तक मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से इसका जवाब है। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल जो करेंसी होती है, जैसे डॉलर है, हम बैंक में जाते हैं एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं पैसे, इस तरह से इसको पैसों में तब्दील किया जा सकता है कि आदमी इतनी क्रिप्टो करेंसी, मतलब किसी ने कार खरीदनी है या किसी ने कोई हवाई जहाज खरीदना है या हेलीकॉप्टर खरीदना है, उसमें ये इस्तेमाल हो सकती है क्रिप्टो करेंसी। कई देशों ने शुरुआत कर दी है जो क्रिप्टो में पेमेंट लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन इसको डिजिटली आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी करेंसी में जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अगर उस देश में क्रिप्टो मान्य है। जैसे आप सपोज दैट बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप यूएस डॉलर में, इंडियन रुपी में, किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा पेमेंट गेटवेज और पेमेंट चैनल्स और डिजिटल चैनल्स बने हुए हैं। चलिए इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। कुलकर्णी सर, जैसा कि मैंने बोला कि अमेरिका और चाइना दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को बचाया। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? विवेक, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, ये जो पाकिस्तान के जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको मकसद और माने समझना बहुत जरूरी है। जिसका फायदा पाकिस्तान जिस तारीख से वो पैदा हुआ उस दिन से वो समझता है, और यूनाइटेड किंगडम ने बनाया ही पाकिस्तान इस मकसद से है और उसका वो पूरा फायदा उठा रहा है। आप 1971 में देखिएगा, जब पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को चीन के साथ नजदीक लाने को और चीन को डेमोक्रेटाइज और पूरी विश्व में सिस्टम में लाने के लिए, तो किस प्रकार से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया और किस प्रकार उस वक्त भी भारत के बरखिलाफ अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट मूव किया 71 वॉर के लिए। ये तो पाकिस्तान का जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अब यहाँ पर जब पाकिस्तान की जरूरत, अब
अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की जरूरत है कि ये जब मॉन्स्टर खड़ा किया है चीन, उसके ऊपर कैसे निगरानी रखी जाए। जब चीन सोच रहा है किस प्रकार से पाकिस्तान को अपने गोदी में लिया जाए और अपना एक प्रॉक्सी या सरोगेट स्टेट बनाया जाए। अब इसमें अमेरिका को अगर ईरान के साथ कुछ करना है, ईरान को अगर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को रोकना है, तो उसको फायदा कहां से मिलेगा? सिर्फ पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से। तो उसके लिए फिर उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। और चीन को पड़ रहा है पाकिस्तान को कि अमेरिका नजदीक ना आए, नहीं तो कहीं चीन को खतरा ना हो जाए। तो ये इस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण पाकिस्तान जो है अपनी जो फितरत कहे या उसका आइडेंटिटी कहे, एक ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे लेकर के चलता रहेगा, अमेरिका भी उसको देता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि क्या कोई देश किसी को F-16 देता है इसकी टेरर ऑपरेशन के लिए, या कोई देश F-16 को अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए $390 मिलियन देता है? वो कहां पर है और कहां पर वो F-16 थे जहां पे ब्रह्मोस जाकर के गिरा, और वो कहां था? केराला हिल्स के बगल में था। और जैसे अनुज साहब बता रहे थे, अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन 2 देशों में रखे, एक तुर्की में, वो एक ही ऐसा देश है जो नाटो में है लेकिन यूरोप के सदस्य नहीं होने के नाते भी अमेरिका का नाटो का सदस्य है, वहां पर भी अमेरिका के न्यूक्लियर है। और यहाँ पे पाकिस्तान, इसीलिए वो जो हड़बड़ी मची उस ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा, और जो वहां पे उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को और किस प्रकार से पाकिस्तान की जरूरत है चीन को। और ये पूरे इसमें कौन फिर उनको लगता है कि वो हिंदुस्तान जो है जिस प्रकार से धीरे धीरे करके विश्व की तीसरी आर्टिस्टिक भी बन रहा है, किस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में उसने पूरे विश्व भर में दिखा दिया है कि वो सबकी सुनेगा, बस करेगा अपने मन की। और वो जो दिखावा और जो जिस प्रकार से होता है पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी विश्व में, वो साफ दर्शाता है कि उससे डर किसको हुआ है? अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका को जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको झटका लगा है, चीन के जो इक्विपमेंट है उसका बहुत ही बुरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे हालात में कौन अग्रसर, कौन आत्मनिर्भर, कौन अग्रणी और कौन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? तो वो है भारत। अब भारत को चाहे हम कितने भी कर ले, कोई भी नहीं चाहता है कि भारत जो है वो आगे बढ़े। और इस लालसा में अमेरिका भी है। अगर हम ये कहें अमेरिका नहीं है, अमेरिका भी है, वेस्ट भी नहीं चाहता है कि भारत उस तरीके से अग्रसर और आत्मनिर्भर हो जिस प्रकार से हम लोग बनना चाहते हैं। और चीन तो चाहता ही नहीं है। चीन चाहता है कि भारत जो है किसी भी तरीके से साउथ एशिया के अंदर ही रहे और अपने टक्कर ना दे चीन को। तो ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट है जिनमें पूरा फायदा कौन उठा रहा है? पाकिस्तान उठा रहा है। और पाकिस्तान ने क्या किया है? उसके बाद एक ही इंडस्ट्री है, वो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म। तो पाकिस्तान में कंटिन्यू टू यूज टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका फायदा चीन को भी हो रहा है, जिसका फायदा अमेरिका को भी हो रहा है और जिसका नुकसान अब भारत को हो रहा है। तो इससे सबका नुकसान, सबका फायदा, और जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान, उसको फायदा उठा रहा है। वहां पर किसको? पाकिस्तान आर्मी, जो आर्मी नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा है उसके पॉलिटिशियन जो बिल्कुल ही करप्ट है। जो आम आदमी है पाकिस्तान का, वो किसा जा रहा है, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। जितने भी पैसे 24 बेल आउट, अर्जेंटीना, मेक्सिको जैसे है ये बताओ, समझ सकते हैं कितने बेल आउट ले रहा है पाकिस्तान लगातार, जिसको कुछ नहीं, और सिर्फ टेरर फंडिंग के लिए, और सिर्फ टेरर फंडिंग के लिए 14 करोड़ मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ उसने दिए। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये सब एक पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बनाया है पाकिस्तान यूके में 1947 में अपने मकसद के लिए। नहीं तो अपना ये जो अपने एनपीएल के जो बोल रहे थे खान कलास के जो है, बड़े सालों के बाद उन्होंने लंदन में अपने बुक रिलीज बलूचिस्तान के ऊपर, तो कहीं उन्होंने क्या कहा? यही कहा। तो ये जो सारी की सारी हरकतें हैं, पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। भारत जिस प्रकार से अपने भारत ने सोच लिया आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए और वहां पर टिकने के लिए, वो बहुत जरूरी है। यानी पाकिस्तान अपने दोनों अबूजान का भरपूर फायदा उठा रहा है। कुलकर्णी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और जहां तक अमेरिका के हथियारों की बात रही, जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका का हथियार बाजार भी भारत के हथियार के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से डरा हुआ है। चाइना भी डरा हुआ है। चाइना के हथियार पर कोई भरोसा नहीं करता, ट्रस्ट डेफिसिट है।
अमेरिका के हथियार महंगे इतने ही, कई देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बीच भारत का हथियार 10 गुना ज़्यादा सस्ता है। अगर $100 का कोई सामान बेच रहा है, कोई मिसाइल अमेरिका सपोज दैट बेच रहा है, भारत वो $10 में बनाकर तैयार कर ले रहा है। एफिशिएंसी भी उतनी है, मारक क्षमता भी उतनी है, कैपेबिलिटी भी उतनी है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि चीन और अमेरिका दोनों डरे हुए हैं भारत के फायर पावर को देखकर, भारत की इस ताकत को देखकर। लेकिन एक साथ दोनों ने फंड रिलीज किया, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान को कैच करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है, इसलिए अपने पाले में करने के लिए उसे फंड रिलीज करो। आईएमएफ ने फंड रिलीज किया तो अब बीजिंग ने भी पैसा देने का ऐलान कर दिया। अभय कार्की सर। जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। ये एक देश है जो अपनी कमजोरी या बुरी आदत को कहें, उसको वो मंडी में रखता है और सबसे बड़े खरीदार पे वो निछावर हो जाता है। अभी पाकिस्तान की जो अब बताया था जनरल साहब ने, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हाँ। और उसकी एक जो धमकी दुनिया को है कि अगर आप मेरे को नहीं मदद करोगे तो मैं टूट जाऊंगा और आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार पहुंच जाएंगे। एक ये उसकी है, और दूसरा अमेरिका और चाइना दोनों को बताता है कि उसने तो मेरे को इतने पैसे दे दिए, अब मैं उसकी तरफ को सरक रहा हूं, और तब तक दूसरा वाला आके उसको और पैसे और मदद देके अपनी तरफ रखता है। तो ये जो ग्रेट गेम हो रहा है, इसमें ये दोनों तरफ से जो है बीच में बैठ के फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक खेल है। और ये खतरनाक खेल उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं या फिर आने वाले साल हैं, उसमें इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। अभी आईएमएफ से अगर उसको लोन मिल गया है तो उसने अमेरिका की कई शर्तें मांगी है, क्रिप्टो में वो चला गया है जो ट्रंप ने फ्लोट किया है फैमिली ने, और उधर पे फिर अब चाइना में जब चाइना ने बोला कि आप मेरे से भी ले लो, तो ऐसे ये देश जो है ये चलता रहता है। और दोनों देशों की मजबूरी है, अमेरिका को भी साउथ एशिया में फुटप्रिंट चाहिए, उसको एक बेस यहाँ पे बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में उसने पहले सेंट मार्टिन अगर नहीं मिला था तो शेख हसीना की सरकार को हटा के यूनिस की सरकार के यूनिस को बैठा दिया है, और अभी पता लगा है कि अमेरिका के ट्रुप्स वहां पे सेंट मार्टिन में फिजिकली प्रेजेंट हैं। और इधर की तरफ पाकिस्तान में जो है अभी उसको जो एक्सेस चाहिए सेंट्रल एशिया के लिए, ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है। और इसलिए जो पाकिस्तान है, चाइना उसको चाहिए, पाकिस्तान इसलिए चाइना को सूट करता है कि इंडिया को कंटेन करना है, और दूसरे से बताया कि मलक्का डायलेमा जो है उसको ग्वादर की तरफ से उसको अरेबियन सी में एक्सेस मिलता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है, और पाकिस्तान अपनी इस खास लोकेशन को एनकैश कराया जा रहा है और दोनों तरफ से ये खेल खेल रहा है। और टेररिज्म जो है वो उसको सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन मिलता है इंडिया को कंटेन करके रखने के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी को एक ये ऑप्शन है कि वो अपनी साख बनाए रखेगा, इंडिया को बार बार टेररिज्म से तंग करके अपने ऊपर खतरा दिखा के कश्मीर का नाम लेके वो एक छुटपुट लड़ाई कराता रहता है। और उसको पता है क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर पावर हूँ, इंडिया पूरी कन्वेंशनल माइट के साथ मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, और इसी साइकिल को वो लेके इंडिया को बताता है कि मैंने होल्ड कर लिया है, मैंने पाकिस्तान के देश को बचा लिया, आवाम को, और अपनी वो गिरती हुई साख को बचा लेता है। तो ये जो गेम चल रहा है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान की एलीट है, जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ एक परिवारों का और कुछ एक पंजाबियों के नेक्सस से चलता है। उन्होंने जितनी भी डेवलपमेंट एड है जो दे रहे हैं दोनों देश, वो आम आवाम तक नहीं पहुंच रही है, आवाम को उन्होंने इससे वंचित रखा है, और अपने अपने वो जो फॉरेन अकाउंट से उसको भरते जाते हैं, अपनी फैमिलीज में ये पैसा चल रहा है, और ऐसे कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चल सकती है। इसीलिए हमेशा फौज को बीच में आना पड़ता है, और फौज खुद में भी एक बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज में लगी हुई है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं जो बाकी प्रांत है, जो प्रोविंस है पाकिस्तान के, चाहे वो सिंध हो पानी के लिए, बलूचिस्तान हो अपनी अस्मिता के लिए, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपने जो उसके मिनरल्स हैं उनके लिए एक फेयर शेयर मांग रहा है। पश्तून अपनी जमीन मांग रहे हैं, और पीओजे के कह रहे हैं कि हमें कहाँ छोड़ दिया, हमें क्यों नहीं आप तवज्जो देते हो। तो सब के सब उनसे नाराज है, क्योंकि जो सेंटर में पंजाब है सर, दुनिया वो कहता पाकिस्तान इज पंजाब एंड पंजाब इज पाकिस्तान। बस इतने का ही विकास हो रहा है सर, पंजाब प्रांत का ही विकास हो रहा है, बाकी सिमट के रह भी जाएगा। जी
ये पंजाब प्रांत में ही जो पैसा जा रहा है। बाकी खैरात के पैसे से देश नहीं चला करते हैं, जेबें भरा करती हैं करप्ट पॉलिटिशियंस के, करप्ट आर्मी ऑफिसर्स के, करप्ट जो उनके देश में हुक्मरान हैं उनके, या फिर उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके। कोई भी मुल्क खैरात के पैसों से नहीं चल सकता। 25 बार आईएमएफ से लोन लिया है। आईएमएफ के लोन के बल पर 25 बार बेल आउट पैकेज। शर्मिंदगी के इंतहा पार हो जानी चाहिए। शहबाज शरीफ को एक जहर खाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान को गर्त में धकेला, और जो भी उनके परिवार ने, पूरे परिवार ने जो पाकिस्तान के साथ किया है। और ये खैरात के पैसे से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी चीन और अमेरिका के उकसावे पर। पाकिस्तान को पता नहीं टूट जाएगा। अभी डूरंड लाइन पर बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने, कई चौकियों को उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान ने नई चौकियां बनाने का काम छोड़ दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स भाग खड़े हुए उन चौकियों से जहां पर वो पेट्रोल कर रहे थे। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। माथुर सर, कितना भी पैसा ले ले, अगर नीयत साफ नहीं है तो फिर देश का बर्बाद होना तय है, पाकिस्तान का खत्म होना तय है। हाँ विवेक, बिल्कुल सही। मैं एक बात ये जो कहना चाह रहा था वो ये थी कि हम ये कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ पंजाब का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट पंजाब का भी नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है सिर्फ गिने चुने राजनीतिक परिवारों का और आर्मी ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज का। और ये डेवलपमेंट कर रहे हैं विदेशों में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, दुबई में, बाकी यूएई में जाकर के पाकिस्तान के हर हुक्मरान का, हर मिलिट्री लीडर के करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं वहां पर। तो ये सारा विकास बिल्कुल लिमिटेड टू पंजाबी इलीट ये है। दूसरी बात जो बात मैं ये कहता है, देखिए हमने अब बहुत इस बारे में बात कर दी कि चाइना की टेक्नोलॉजी ये हो गया, चाइना का टेक्नोलॉजी वो हो गया। लेकिन अब हमको एट द सेम टाइम हमारे अभी रिक्वायरमेंट, मेरे हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमको एक परसुएशन करना पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन में। हमको एक परसुएशन करना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी जो एज है, इसी जो आपको क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर आपके पास कन्वेंशनल ओवरवेल्म होना चाहिए, और वो कन्वेंशनल ओवरवेल्म करने के लिए ये 1.8-1.7% ऑफ जीडीपी के लोकेशन से मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज्यादा आगे इसमें जाने वाले हैं। पाकिस्तान बहुत टूटा हुआ देश है, इस वजह से पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई है जी। मेरा ये पर्सनल मानना है कि इंट्रोस्पेक्शन हमें भी करने की जरूरत है। हमें अपने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें स्टेल्थ फाइटर्स जो हमारी जो सुप्रीमेसी एयर पावर में है उसको और रिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को एक्सपोज कर दिया है, तो अब उस टेक्नोलॉजिकल एज को हमें फर्दर रिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो भी काम करने की आवश्यकता है, हमें एक एरा ऑफ रिफॉर्म्स की जरूरत है आने वाले टाइम में। एक बात ये ध्यान रखें, और एलोकेशन ऑफ फंड्स। देखिए जो मॉडर्नाइजेशन होता है आर्म फोर्सेस का, वो नहीं हो सकता। आज ये बिल्कुल क्लियर होकर के सामने आ गया है कि हमारी देश को, हमारी नौसेना को 3 कैरियर टास्क फोर्सेस की जरूरत है कितनी? 2। और अब जब तक तीसरा कैरियर बन के आएगा तब तक पहला वाला डिक्लासिफाई हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भी इसमें अभी काफी सोच विचार करने की जरूरत है, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली बात जो है, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, देखो विवेक, पाकिस्तान का बिल्कुल सीधा तरीका है कि आप इससे अभी इन्होंने हम लोग बाहर जाके लोगों को क्या बता रहे हैं कि सच क्या है, ऑफ सिंदूर में क्या हुआ, हमने क्या एक्शन लिया, हमने इकोनॉमिक एक्शंस क्या लिए, ट्रेड में एक्शन क्या लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइना तुर्की जाके हमें ड्रोन दे दो, ईरान जाके हमें कोई इनका ड्रोन दे दो या कोई मिसाइल्स दे दो। इनका काम है सिर्फ मांगना है, और ये हर जगह मांग रहे हैं भीख। हमारे डेलीगेशन में कौन गया है, और इनके डेलीगेशन में वो जुगलबंदी दोनों की, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। तो ये मेरे को जहां तक समझ रहा हूँ, देखिए विवेक, एक बात हमको समझने की आवश्यकता है कि जो भी कुछ पाकिस्तान की हमने दुर्दशा अभी करी है, लेकिन उस दुर्दशा को हम आगे भी लगातार उसी प्रकार से कर पाएंगे। उसके लिए हमें अपने जो कैपेबिलिटीज को मजबूत करनी होगी जी। लेकिन सर एक और खबर यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना 2026 में पाकिस्तान को देने जा रहा है। हमारे इनसे खबर यह है कि हम रूस में कावेरी, जो हमारा जेट इंजन है, उसको टेस्ट कर रहे हैं, फ्लाइंग टेस्ट भी कर रहे हैं,
और ड्रोन टेस्ट भी कर रहे हैं। लंबी दूरी के स्टेल्थ ड्रोन में उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हमने स्क्रैमजेट इंजन टेस्ट किया है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक 1000 सेकेंड्स तक हमने उसको टेस्ट किया है। तो हम तो अपनी राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन की मंशा थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और अमेरिका की मंशा थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अब चीन जो है वो मोटा पैसा देने जा रहा है। उसके बाद अगले साल वो 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे देगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान मिस एडवेंचर नहीं करेगा? F-16 जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, तब भी तो कहा गया था इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकरोधी अभियानों में होगा। F-16 का इस्तेमाल भारत ने जब एयर स्ट्राइक किया तब भी किया गया था। F-16 का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया, लेकिन इस पर भी अमेरिका खामोश रहा, क्योंकि अमेरिका पर सैंक्शन लगाने वाला कोई नहीं है, उसको आंख दिखाने वाला कोई नहीं है, उससे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान ने धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जब 5th जनरेशन फाइटर जेट उसके पास होगा तो उसका भी इस्तेमाल वो धड़ल्ले से करेगा। क्या वो मिस एडवेंचर नहीं करेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। मैं कुलकर्णी सर का एक रिएक्शन चाहूंगा। कुलकर्णी सर, ये देखिएगा विवेक, ये जो एमएमसीए का अपना जो प्रोग्राम है वो ऑब्वियसली 2032 से 2034 तक होगा। और चीन का भी जो 5th जनरेशन J-30 का सवाल है वो खुद भी 2032 तक करने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जैसे चीन कह रहा है कि 30 जो उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान को देंगे 2026 तक। ये तो सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि चीन जितना भी कर ले वो उसको सेकंड ग्रेड इक्विपमेंट देता है। वो साफ साबित भी हो गया ऑपरेशन सिंदूर केस में। पर ठीक है, दिल दहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान बैकफुट पर है, पाकिस्तान ने घुट्टे टेक दिए हैं। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ है कि एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की वाकई बहुत कमजोर है, इसलिए उनके एयर चीफ मार्शल को भी 1 साल का उसको भी एक्सटेंशन मिला है। उन्हें जनरल आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, इसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया। लेकिन जैसे अनुज साहब कह रहे हैं बार बार, ये बहुत सोचने वाली बात है। और कुछ भी हो, पाकिस्तान जो भी करे, चीन उसकी कितनी भी मदद करे, अमेरिका भी मदद करे, भारत की मदद सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत की मदद कोई नहीं करेगा। ये साफ हो रहा। और इनका सर, कुलकर्णी सर, इनकी आप दो नीति देखिए। फ्रांस से हमने राफेल खरीदा, फ्रांस से हमने राफेल मरीन ऑर्डर किया, राफेल एम, लेकिन फ्रांस राफेल का सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हम राफेल पर इंडिजीनियस हथियारों का इस्तेमाल कर पाए। हमने जो मिसाइल एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बनाया हुआ है, हमने जो मिसाइल एयर टू सरफेस बनाया हुआ है, हम उनका इस्तेमाल राफेल में क्यों नहीं करेंगे? लेकिन यही मुल्क पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। और इसलिए ये बात आपकी अब अच्छी लगी कि भारत के लिए कोई मदद करने के लिए नहीं आगे आने वाला, भारत को ही भारत की मदद करनी होगी। कुलकर्णी सर, बिल्कुल, इसीलिए जैसे हम लोगों ने सैफरान के साथ बात की है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। हमने कावेरी जो 90 किलो टन है, जिसको 110 किलो टन तक हमने ले जाने की कोशिश करनी है, जिसकी वो इंजन हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करें। जो कावेरी का अभी का इंजन है, हम उसके बिल्कुल ड्रोन बना सकते हैं, यूएवी बना सकते हैं। इसलिए हमारे पास क्षमता है। लेकिन जैसे वो अपने चीफ मार्शल अपने AP सिंह साहब बार बार बोलते हैं कि जो टाइमलाइन है, जो भी हम लोग करने की काबिलियत रखते हैं, चाहे हम प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन करें, चाहे हम अपना पब्लिक पार्टिसिपेशन करें, हमारे बीच में भी, लोगों के बीच में क्षमता है अपने को भी आत्मनिर्भर होना, अपने आप को भी इंडिजिनाइजेशन करना। और इसके ऊपर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है और हमने करना है। अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। अगले 10 साल के आसपास ही अपने पास समय है, क्योंकि ये दोबारा होगा। इसलिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने आखिरी है, ये नहीं है, ये तो शुरुआत है और भयानक होगा। और 10 साल ही है हमारे पास अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए, और काबिलियत है। और टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। कार्की सर कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। कार्की सर। जी, ये मैं भी यही कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत ही एक उत्तर है। अभी सोर्स कोड अगर फ्रांस नहीं दे रहा है तो वो नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मली कंट्रीज अपना सोर्स कोड नहीं देती है। अगर आपने शुरू से उस प्रोजेक्ट में अपने R&D में भागीदारी नहीं की हो तो नहीं देगी। लेकिन फ्रांस का अगर हिस्ट्री आप देखें, वो हमेशा जब भी अमेरिकन सैंक्शंस में है, चाहे वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे हमारे सीकर्स हो, ये जब भी हम सैंक्शन पीरियड में थे, फ्रांस ने अमेरिका की बात नहीं मानी और वो एक बहुत रिलायबल सप्लायर है। लेकिन हमारे को भी सोचना कि वो सोर्स कोड इतनी आसानी से दे दे। कोई भी अपना दुकानदार भी अपनी जो अच्छी कोई चीज बनाता है, होटल अपनी रेसिपी ऐसे नहीं दे देता है।
अनलेस आप उसके फाउंडिंग पार्टनर हो। तो ये तो डील टू डील है, और इसमें हमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हमारे पास अपनी क्षमता बहुत है, हम अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखते हैं, अपने वेपन्स हम खुद डेवलप करेंगे। और अब ये जो नया भारत है, ये दूसरों को कॉपी नहीं करेगा, ये अपनी R&D करेगा, अपना विजन, अपनी फिलॉसफी और अपने वेपन्स को खुद बनाएगा। और आज हम इंपोर्टर नहीं है, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर है। और हम जो है पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं, हम डिसरप्टिव उसमें है, फेज में है। जबकि हम एक वेस्ट द्वारा जो बनाई गई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या उनकी जो पॉलिसी है, उस पर हम नहीं चल रहे हैं। हमारा डिजिटल स्टैक जो है, हमारा UPI पेमेंट हो या बाकी और कई भी चीजें हैं, हम आकाश 3 या आप लगा लीजिए, हमने इंडिजिनसली नीचे से डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। और एक ये नया प्लेयर आ गया है जो पूरी क्षमता रखता है। हिंदुस्तान दुनिया के स्टेज में एक इंडिपेंडेंट नया वर्टिकल आया है, हमें किसी के नीचे झुक के उससे मांगने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारा बिल्कुल सही डायरेक्शन में फोकस है, और अगर ये नेतृत्व मिलता रहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रही, और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है वो, और जो यंग पॉपुलेशन है, आने वाले समय ये भारत का समय है। हम लीड करेंगे टेक्नोलॉजी में, हम लीड करेंगे सॉफ्टवेयर में, हमें किसी के सोर्स कोड की जरूरत नहीं होगी, ये हमें मानना है। और ना ही कोई हमारे पास आएगा, क्योंकि इमर्जिंग भारत किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। चाइना को अच्छा नहीं लगता है, उससे पाकिस्तान पीछे लगा रखा है। वेस्ट को अच्छा नहीं लगता है कि ये कल तक तो हमारा गुलाम कैसे ईस्ट में खड़ा होकर हमको क्वेश्चन करेगा। जो जयशंकर साहब हमारे हैं, बार बार वेस्ट को इसी बात की याद दिलाते हैं कि आप रूल बनाएं और हम रूल फॉलो। अब ये वाली दुनिया नहीं रहेगी, हम अपने रूल बनाएंगे। आपको पसंद है तो ठीक है, हमें आपसे प्रीचिंग नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। आप हमको ऐसा मत समझिए कि आप जो रूल बनाएंगे और जो आप प्रीचिंग करेंगे, उस प्रीचिंग पे हम पीछे चलेंगे। तो ये बहुत साफ है, और हम अपने दम पे अब बोल रहे हैं और दुनिया सुनेगी हमको। बिल्कुल, ज्ञान नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और ज्ञान भारत के पास बहुत है, क्योंकि जीरो भी तो हमने ही पूरी दुनिया को दिया। जीरो के बाद ही संसार में जो मैथमेटिक्स का उसका कैलकुलेशन आगे बढ़ा। तो ज्ञान नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, दोस्ती चाहिए। अगर आप साथ हैं तो खड़े होइए, नहीं हैं तो इट्स माई वे और हाईवे। तो अब माई वे चलेगा, यानी कि अब इंडिया जो चाहता है अपने देश के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अब उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने पूरी दुनिया को देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, परखा, जांचा, और नतीजा सबके सामने है। दुनिया के कई मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, लेकिन भारत की तरक्की देखकर दुनिया की आंखें चौंधिया गई, और दुनिया को लगा कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसलिए इसे रोकना आवश्यक है। लेकिन भारत की उड़ान अब नहीं रुकेगी। इसे रोकने की ना ही ताकत किसी के पास है, ना ही औकात किसी के पास है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जय हिंद सर, आप सभी को